हेलो फ्रेंड्स, रिटेल बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट जो कि हमारे जेवी का चौथा पेपर है, उसी के यूनिट 3 का पार्ट 2 आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के बारे में आप जानते हैं बहुत अच्छे से, बैंकों में हम अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस कस्टमर्स के लिए अवेलेबल कराते हैं। जैसे कि कस्टमर हाउसिंग लोन लेने आया तो आप उसको बोलेंगे कि एक जनरल इंश्योरेंस मैंडेटरी है, लाइफ इंश्योरेंस ऑप्शनल है, आप चाहे तो लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं वरना आपकी मर्जी है, जनरल इंश्योरेंस मैंडेटरी है। तो ये सब हम इंश्योरेंस के प्रोडक्ट जो है कस्टमर को अवेलेबल कराते हैं। तो वही होता है इंश्योरेंस। अगर इसको डिफाइन करना चाहे इंश्योरेंस क्या है, तो इंश्योरेंस एक पॉलिसी है रिप्रेजेंटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब ये पॉलिसी है जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें एक इंडिविजुअल या एंटिटी रिसीव फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। कोई भी इंडिविजुअल है, जैसे मान लीजिए मिस्टर ए जो कि आपका कस्टमर है, उसने अगर मान लीजिए किसी एल आई सी या कोई भी कंपनी से अगर उसने इंश्योरेंस लिया है, तो इसका मतलब ये कंपनी इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, किस चीज का प्रोटेक्शन? फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट एनी लॉस, किसी भी टाइप का उसको लॉस हो जाता है कस्टमर्स को, तो उसने जिस टाइप का पॉलिसी लिया होगा तो उस टाइप से उसको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगी कौन? इंश्योरेंस कंपनी। और इसको आप इंश्योरर या इंश्योरेंस कैरियर बोल सकते हैं। तो ये वही होगी कंपनी जो कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेच रही होगी। जैसे हमने एल का एग्जांपल लिया, तो एल होगी इंश्योरेंस कैरियर या फिर इंश्योरर। इंश्योर्ड किसको बोलते हैं? इंश्योर्ड मिस्टर ए को बोलेंगे इंश्योर्ड, या पॉलिसी होल्डर। पॉलिसी होल्डर होता है इंश्योर्ड, ये वो पर्सन होता है जिसने पॉलिसी ली होती है। द अमाउंट ऑफ मनी टू बी चार्ज फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस कवरेज। अब क्या होगा कि आपने, जैसे मान लीजिए मिस्टर ए ने एल से कोई पॉलिसी ली है, तो ये आपको मान लीजिए 1 करोड़ का कोई लाइफ इंश्योरेंस या कुछ उसने कवरेज लिया है, तो हर महीने या क्वार्टरली जिस हिसाब से भी इनका प्रीमियम होगा, तो हर महीने उसको कुछ अमाउंट जो है एक अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो उस अमाउंट को बोला जाता है प्रीमियम। और द इंश्योर्ड रिसीव्ड से कॉन्ट्रैक्ट कॉल द इंश्योरेंस पॉलिसी। अब इनके बीच में क्या होगा? एक कॉन्ट्रैक्ट होगा ए के बीच में और एलआईसी कंपनी के बीच में, तो उसको बोलेंगे इंश्योरेंस पॉलिसी। और उसमें सारा कंडीशंस टर्म्स सारा कुछ मेंशन होता है कि किस कंडीशंस में आपको जो है फाइनेंशियली कंपनसेशन दिया जाएगा। तो वो सारी चीजें मेंशन होती है। जैसे मान लीजिए मोटर इंश्योरेंस हो गया जिसमें आपकी गाड़ी व्हीकल वो वाला इंश्योरेंस आपको दिया जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस आपकी लाइफ को इन केस आपको कुछ हो जाता है तो नॉमिनी जो भी है उनको पेमेंट मिलेगी। तो अलग अलग टाइप के जो है इंश्योरेंस इसमें होते हैं। इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट या अलग अलग टाइप के कोई भी जो ग्रुप्स हैं वो अपना क्या कर सकते हैं? अपने रिस्क को बचाने के लिए अपना इंश्योरेंस करा सकते हैं एट ए रीजनेबल रेट नोन एज प्रीमियम। और इंश्योरेंस का प्रीमियम भी बहुत ज्यादा नहीं रहता, रीजनेबल मतलब बहुत ही ठीक ठाक सा कम सा जो है प्रीमियम इसमें रहता है अमाउंट आपका। और तो जहाँ पे आपका रिस्क बहुत ज्यादा है, बहुत बड़े रिस्क को अगर आपकी इंश्योरेंस कंपनी कोई भी एल आई सी कोई भी कंपनी वो आपके इतने बड़े रिस्क को कवरेज दे रही है, उससे आपको प्रोटेक्शन दे रही है, बदले में आपको एक प्रीमियम अमाउंट जो है पे करना होता है। तो जितना अच्छा कवरेज होगा उतना ही हाई आपका प्रीमियम अमाउंट इसमें रहेगा। एग्जाम्पल्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो इसके एग्जाम्पल्स क्या है? टाइप्स में आपका नीचे देखेंगे वही थोड़ा सा है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इंश्योरेंस पॉलिसी का? तो बोल रहा है कि किसी भी टाइप का आपको रिस्क अगर होता है तो उससे आपको प्रोटेक्शन जरूरी है। ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मतलब कहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी का जो है इस्तेमाल हो सकता है। कोई एक पर्सन है मान लीजिए, हु इज अ सोल इनकम अर्निंग पर्सन फॉर द फैमिली, वो अकेला ही पर्सन है जिसकी जॉब है, मतलब जो कमाता है। देयर विल बी लॉस ऑफ इनकम विच फैमिली वुड एनकाउंटर। अगर मान लीजिए उस पर्सन का अनएक्सपेक्टेड प्री मैच्योर डेथ हो गया, अचानक से कुछ एक्सीडेंशियल है किसी भी तरीके से उसका डेथ हो गया, तो वो जो फैमिली है उनका बहुत ज्यादा जो है इश्यूज फेस करने पड़ेंगे, ट्रबलसम, एक्सट्रीमली ट्रबलसम फॉर द फैमिली टू मैनेज। तो खाना पीना या बाकी की जो रिक्वायरमेंट के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो सोर्स ऑफ इनकम जो अकेला था वो चला गया। ठीक है, तो फैमिलीज को बहुत सारे जो है इश्यूज जो है ट्रबल फेस करने पड़ेंगे। सच काइंड हाई रिस्क कैन बी कवर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी। तो इस तरह के जो रिस्क है वो भी इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। कैसे? बाय पेइंग नॉमिनल मंथली और ईयरली प्रीमियम। तो आपको जो है मंथली या ईयरली जिस टाइप का भी प्रीमियम है वो आपको पे करना पड़ेगा, और बदले में आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपके इस रिस्क को भी कवर करेगी। कैसे? अच्छा खासा लमसम अमाउंट का, जैसे मान लीजिए आपने 1 करोड़ 2 करोड़ इतने हाई अमाउंट का अगर इंश्योरेंस करा रखा है, तो प्रीमियम भी उसमें बहुत ज्यादा नहीं रहता, मैनेजेबल रहता है। तो उससे क्या है, इनकेस अगर कस्टमर का डेथ हो जाता है तो फैमिली मेंबर्स को जो है वो अच्छा खासा सम एश्योर्ड मिलता है, तो उस पैसे से वो अपना आजीविका या जिस हिसाब से खर्चों के लिए उनको पैसे चाहिए तो वो रिक्वायरमेंट अपनी पूरी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है आपका इंश्योरेंस पॉलिसी का। कौन कौन से टाइप्स की इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ये डायग्राम से आपको बता रखा है। लाइफ इंश्योरेंस है, फिर इंश्योरेंस के टाइप्स में लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, ऑटो इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस और ट्रैवल इंश्योरेंस। ठीक है, वन बाय वन इसको देख लेते हैं। पहला है आपका लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस सिंपल है, अगर पर्सन का डेथ हो जाएगा तो वो जो है कैसे भी डेथ हो सकता है, नेचुरली एक्सीडेंशियल डेथ, तो उस तरह से जो है उस पर्सन को जो है इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा, उसकी फैमिली को जो है इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। कितने का भी उसने लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है, मान लीजिए 1 करोड़ का करा रखा है, तो उसकी डेथ के बाद उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं जो नॉमिनी है उसको 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, तो वो है हमारा लाइफ इंश्योरेंस। टर्म लाइफ इंश्योरेंस, ये भी एक टाइप का लाइफ इंश्योरेंस टाइप का पॉलिसीज होता है, इसमें एक स्पेसिफिक टेन्योर है।
टर्म मतलब एक स्पेसिफिक टेन्योर है, जैसे मान लीजिए 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, तो 10 साल के अंदर उसका डेथ होता है तो उसको प्रोटेक्शन मिलेगी। 10 साल के बाद कुछ होगा तब कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, मतलब कुछ भी अमाउंट नहीं पे किया जाएगा उसके फैमिली मेंबर्स को। तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस एक फिक्स टेन्योर हो गया कि 10 साल के लिए मुझे इंश्योरेंस चाहिए, 20 साल के लिए, तो उसको बोला जाता है टर्म लाइफ। और लाइफ इंश्योरेंस में कोई स्पेसिफिक नहीं है, उसका जिंदगी जब तक मतलब कभी भी उसको कुछ भी होगा तब जो है उसके लाइफ इंश्योरेंस वाले उसको पेमेंट, उसके नॉमिनी को पेमेंट करेंगे। तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस भी एक टाइप का लाइफ इंश्योरेंस ही होता है, और इसमें नॉमिनी को बेनिफिट मिलता है उसकी डेथ के बाद। लेकिन वो डेथ कब होना चाहिए, जो टर्म मेंशन है, टर्म में मेंशन होता है कि 10 साल के लिए चाहिए, 20 साल के लिए, तो उसी टर्म के दौरान जो टर्म मेंशन होगा आपकी पॉलिसी में, उस टर्म के दौरान अगर हमारे पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाता है तब नॉमिनी को क्लेम मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है पर हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, तो हेल्थ इंश्योरेंस क्या है कि आपकी कोई भी मेडिकल एक्सपेंस है, आपने कई बार देखा होगा हॉस्पिटल्स में आप जब भी जाते हो तो बहुत अच्छे खास आपके ठीक ठाक जो है एक्सपेंस हो जाते हैं, तो उसके लिए प्रोटेक्शंस क्या है हमारा, हेल्थ इंश्योरेंस। तो अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो कोई भी टाइप का आपका खर्चा जो होगा हॉस्पिटल में, तो वो इंश्योरेंस वाले जो है उसको पे करेंगे। ठीक है, किसी टाइप की आपकी सर्जरी होती है किसी की, या फिर कोई मेडिकल एक्सपेंस है, तो उसमें हेल्थ इंश्योरेंस वाले जो है पेमेंट करेंगे। तीसरा आता है डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। इसमें क्या होगा, अगर पर्सन को कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो गया, मान लीजिए किसी भी टाइप का उसका एक्सीडेंट हो गया, तो फिजिकल डिसेबल है, वो काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो उस केस में क्या है, आपको ये जो डिसेबिलिटी इंश्योरेंस है वो आपका अमाउंट मिलेगा विद नो प्रोडक्टिव वर्क फॉर लॉन्गर पीरियड। मतलब डिसेबिलिटी होगी फिजिकल और अब आप कुछ काम नहीं कर सकते, तो इंश्योरेंस वाले जो आपको उसमें पेमेंट करेंगे। नेक्स्ट आता है ऑटो इंश्योरेंस। तो आपकी कार या कोई भी व्हीकल है तो उसको कोई डैमेज है, उसको कोई एक्सीडेंट होता है, तो उसके अगेंस्ट आपको इंश्योरेंस कवरेज जो है ये प्रोवाइड कराते हैं। जैसे मान लीजिए कार का आपका एक्सीडेंट हो गया, कार पूरी टूट फूट गई है, तो वो इंश्योरेंस वाले आपका जितना भी अमाउंट होगा कार का वो आपको पे करेंगे। इस तरह से ये काम करता है। ऐसे होम इंश्योरेंस भी लोग घर का लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई डैमेज हो गया घर को, या फायर या अर्थक्वेक की वजह से तो पूरा घर टूट गया, तो इंश्योरेंस वाले जो है उसका रिकवरी आपको, वो जो पेमेंट है वो आपको करते हैं। तो इस तरह से जो है काम करता है। एक है हमारा ट्रैवल इंश्योरेंस, ये भी एक टाइप का इंश्योरेंस है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप कहीं ट्रैवल पे घूमने जा रहे हैं, चाहे वो आपकी डोमेस्टिक मतलब विद इन इंडिया या इंटरनेशनल, इंडिया से बाहर भी अगर आप ट्रैवल को जा रहे हैं, तो रास्ते में कोई चोरी होने का खतरा या कोई इश्यूज आपको हो जाते हैं रास्ते में, तो उसके लिए जो है इंश्योरेंस कवरेज देता है। तो जिस दिन आप ट्रैवल के लिए निकले, मान लीजिए 1 तारीख को आपने ट्रैवल शुरू की जर्नी और 5 तारीख को वापस आ गए, तो सिर्फ ये 1 से 5 तारीख तक के लिए कवर होगा। तो इस तरह से जो है ये ट्रैवल इंश्योरेंस भी दिया जाता है। तो अलग अलग टाइप के हमारे इंश्योरेंस हो गए। इंश्योरेंस में किस किस टाइप की प्रोटेक्शन दी जाती है। प्रोटेक्शन फैमिली फ्रॉम लॉस ऑफ इनकम फ्रॉम प्री मैच्योर डेथ। मान लीजिए टाइम से पहले डेथ हो गई और फिर लॉस ऑफ इनकम होगी फैमिली की, तो जो है ये अमाउंट पे करेंगे, अच्छा खासा लमसम अमाउंट। इंश्योरिंग ऑब्लिगेशन रिपेमेंट आफ्टर डेथ। जैसे कुछ टाइप के लोन होते हैं, पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, तो इसमें कस्टमर सैलरी है तो उसको हमने लोन दिया, अब उसकी डेथ हो गई, फैमिली मेंबर्स, वाइफ उसकी हाउस वाइफ है, कोई कमाने वाला नहीं है, तो जब उसका रीपेमेंट है, उसका लोन कौन रिपे करेगा, तो इंश्योरेंस वाले जो है उसको लोन का रिपे करेंगे, वो पूरा एक बार में उसको क्लोज करने में बैंकों को मदद करेंगे। ठीक है, मतलब बैंकों को पे करेंगे। तो इसलिए जो है बैंक जनरली अपने पर्सनल लोन के कस्टमर का कुछ ना कुछ इंश्योरेंस ले लेता है, क्योंकि पर्सनल लोन में जो अमाउंट है लोन का वो उसकी सैलरी के ऊपर है। इनकेस उसका डेथ हो गया, कुछ हो गया, तो फिर कौन पे करेगा, क्योंकि उसमें कोई कोलेटरल सिक्योरिटी कुछ भी नहीं रहता। तो इसीलिए जो इंश्योरेंस है बैंक जनरली प्रेफर करता है। तो इंश्योरेंस लेने से क्या फायदा है कि अगर कस्टमर का डेथ हो भी जाता है तो उस केस में जो इंश्योरेंस वाले हैं वो लोन क्लोज कर देंगे, मतलब उसका पेमेंट जितना बचा होगा आउटस्टैंडिंग वो पे करके उसको क्लोज करेंगे। और किसी भी टाइप का अनफोर्सिबल कोई लायबिलिटी का लॉसेस है उसको कवर करता है। और प्रोटेक्टिंग बिजनेस अगेंस्ट लॉस। और कई बार कुछ लोग अपने बिजनेस के लिए भी इंश्योरेंस कराते हैं कि अगर कुछ लॉस होगा, या फिर डिसेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल एम्प्लॉयज, मतलब कोई क्रिटिकल मतलब अच्छा खासा कोई एम्प्लॉय है वो डिसेबल्ड हो गया या किसी का लॉस है, उसकी वजह से जो बिजनेस को लॉस है, तो उसके लिए भी इंश्योरेंस दिया जाता है। बाइंग आउट ए पार्टनर्स और को शेयर होल्डर आफ्टर हिज डेथ। मतलब मान लीजिए पार्टनर्स की डेथ होगी, अब आप क्या करेंगे, पार्टनर्स के शेयर्स को आप बेचना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको पेमेंट चाहिए होगी, तो वो भी आपको इंश्योरेंस, ये भी इसके लिए भी इंश्योरेंस मिल जाता है। और इसमें नेक्स्ट क्या बोला है कि कोई भी पर्सन का जो जॉब है, कोई किसने बिजनेस के लिए कराया कि बिजनेस उसका स्टॉप हो गया, काम नहीं कर रहा, या किसी की जॉब लॉस हो गई, तो उसके लिए भी इंश्योरेंस दिया जाता है। आजकल कई टाइप की इंश्योरेंस है, मेडिकल, हेल्थ या हॉस्पिटल खर्चों के लिए अगर आपको इंश्योरेंस चाहिए तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस इसमें आ जाएगा। और आपकी प्रॉपर्टी के लिए इंश्योरेंस, कि आपकी प्रॉपर्टी में आग, किसी की प्रॉपर्टी में आग लग जाए, चोरी हो जाए किसी का, या कोई नेचुरल क्लाइमिटीज जैसे फ्लड ये सब किसी का हो जाए, तो उसके लिए जो इंश्योरेंस कवरेज दिया जाता है। प्रोटेक्टिंग असेट्स अगेंस्ट एम्प्लॉयज लॉसेस। जो आपके असेट्स है उनको प्रोटेक्ट करना किसी भी तरह से, या अगर डिसेबिलिटी हो जाए कस्टमर की, तो उनको किसी भी पर्सन की डिसेबिलिटी हो जाए इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर की, तो उसको प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्टिंग वंस कार्स अगेंस्ट थेफ्ट और लॉस। तो कई बार आपकी कार, किसी की कार का एक्सीडेंट हो जाता है या चोरियां हो जाती है, तो उसके रिगार्डिंग जो है प्रोटेक्शन मिलता है, एंड मैनी मोर। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो है इंश्योरेंस आजकल अवेलेबल है। तो ये जो टॉपिक है ये तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया।
और क्या इसमें हमने पढ़ा, इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा। इंश्योरेंस क्या करता है, हमें किसी भी टाइप का जो रिस्क है उससे हमें बचाता है। और कोई भी जो कंपनी है वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचती है, और जो पॉलिसी होल्डर है वो उस प्रोडक्ट को खरीदता है, और बीच में उनके कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जिसमें सारी इंश्योरेंस के टर्म्स और कंडीशंस मेंशन रहती है। बदले में जो पॉलिसी होल्डर है वो हर महीने या क्वार्टरली या ईयरली जैसा भी उनका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो उसके हिसाब से प्रीमियम पे करता है। और अलग अलग टाइप के जो है इसका एग्जांपल क्या है पॉलिसी होल्डर का, कि अगर अकेला पर्सन कमाने वाला है और उसकी डेथ हो जाए तो फैमिली मेंबर्स की जो है लायबिलिटी आ जाती है कि कैसे वो अपना गुजारा सर्वाइवल किस तरह से करेंगे, तो उसमें इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट इसमें हो जाती है। अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस, कस्टमर का डेथ अगर हो जाएगा पॉलिसी होल्डर का तो लाइफ इंश्योरेंस वाले उसको पेमेंट करेंगे। ऐसे एक होता है टर्म लाइफ, इसमें स्पेसिफिक टेन्योर मेंशन है कि 10 साल के लिए लाइफ इंश्योरेंस लिए या 20 साल के लिए। सो वो होता है हमारा टर्म लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट आता है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होगा कि कोई पर्सन को मान लीजिए कोई मेडिकल एक्सपेंस या फिर मतलब हॉस्पिटल में जो खर्चे हो जाते हैं तो उससे हेल्थ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन देता है। डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, कोई पर्सन का कोई एक्सीडेंट हो गया तो या फिर कुछ वैसे ही हेल्थ इश्यूज हो गए जिसकी वजह से परमानेंटली डिसेबल हो गया, ठीक है, जैसे कोई पैरालाइज्ड है इस तरह का कोई इशू हो गया तो परमानेंटली डिसेबल हो गया, तो उसके लिए भी जो इंश्योरेंस कवरेज दिया जाता है। ऑटो इंश्योरेंस, आपकी कार या कोई और व्हीकल है तो किसी भी कस्टमर की कार व्हीकल का कोई कोई भी इशू हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई चोरी हो जाए तो उसके रिगार्डिंग ये इंश्योरेंस मिलता है। होम इंश्योरेंस, कस्टमर के घर के लिए, किसी भी पॉलिसी होल्डर के घर के लिए इंश्योरेंस दिया जाता है। और मान लीजिए फायर में किसी के घर को कुछ मतलब लॉस हो गया या फिर घर में किस टाइप की चोरी ये सब होगी तो होम इंश्योरेंस जो है इसमें कवरेज देता है। ट्रैवल इंश्योरेंस क्या होता है कि कहीं घूमने के लिए जाते हैं कस्टमर्स तो रास्ते में कोई इशू हो जाता है तो उसके लिए जो रिस्क कवरेज है, कोई आपका सामान चोरी हो गई है, इस तरह का जो कवरेज है वो आपके ट्रैवल इंश्योरेंस में दिया जाता है। तो उसके साथ ये इंश्योरेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होता है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जैसे चार दोस्त हैं ABCD। ए ने अपने पैसे को लगाया 1,000 रुपये किसी किसी शेयर मार्केट में, बी ने अपने पैसे को लगाया किसी बॉन्ड मार्केट में, ठीक है, सी ने कोई गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदा, और डी ने क्या किया, डी ने भी किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में अपने पैसे को लगाया। सबने कितना कितना 1,000 रुपये लगाया, ठीक है। तो एक ही कंपनी का शेयर अच्छा खासा बढ़ा तो एक को प्रॉफिट हो गया। बी को बॉन्ड है तो इसमें उसको ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, लेकिन ये प्राइवेट कंपनी का बॉन्ड था तो उसमें उसको थोड़ा सा लॉस आप मान सकते हुआ है। सी ने गवर्नमेंट बॉन्ड लिया तो उसको अच्छा खासा रिटर्न मिला, गवर्नमेंट में ज्यादा रिटर्न नहीं है पर हाँ सेफ है, सिक्योर है। डी ने जो है शेयर में इन्वेस्ट किया, ठीक है, डी ने शेयर में इन्वेस्ट किया और वो जो शेयर की प्राइस है वो काफी डाउन हो गई, तो डी को बहुत ज्यादा लॉस हो गया, बी को भी काफी लॉस हो गया, ए और सी जो है प्रॉफिट में रहे, ठीक है। तो जो म्यूचुअल फंड है तो नाम से पता लग रहा है, म्यूचुअल जो वर्ड है इसका मतलब होता है आपसी, ठीक है, आपस में जो है अपने लॉस को या प्रॉफिट को शेयर करना, तो वो होगा म्यूचुअल फंड। तो इसमें क्या होगा, ABCD अलग अलग इन्वेस्ट ना करने से अच्छा आपस में मिल जाएंगे, आपस में 1,000 रुपये सबके पास है ना, तो जो चारों मिला के 4,000 रुपये जमा करेंगे, एक फंड मैनेजर को हायर करेंगे। तो फंड मैनेजर का काम होगा इनके फंड को मैनेज करना कि कहाँ का इसको इन्वेस्ट करना चाहिए, बदले में वो अपना एक छोटा सा अमाउंट का फी चार्ज करेगा, 2%, 1% जैसा भी उसका रहेगा, ठीक है। तो वो जो 4,000 रुपये उसमें से 2,000 रुपये किसी गवर्नमेंट बॉन्ड में उसने लगा दिए, 1,000 रुपये किसी प्राइवेट बॉन्ड में लगा दिए, 1,000 रुपये कहीं और उसने इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, मान लीजिए इक्विटी शेयर्स में कहीं इन्वेस्ट कर दिए। मान लीजिए यहाँ पे लॉस हुआ पर बाकी दो जगह पे तो जो प्रॉफिट हुआ, तो जो लॉस और प्रॉफिट है वो आपस में शेयरिंग होती है, और तो इससे जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो पॉजिटिव ही मिलता है, क्योंकि आपने चार जगह इन्वेस्ट किया तो चारों की चारों कंपनियां तो नहीं डूबेगी, उसमें से एक या दो डूब सकती है बट सारी नहीं डूबेगी, तो उसमें प्रॉफिट और लॉस आपस में शेयर हो जाता है, तो जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो लॉस का कभी नहीं आता, वो हमेशा आपको प्रॉफिट ही रहता है। तो उस तरह से जो आपका म्यूचुअल फंड काम करता है वही सारा स्टोरी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट टूल है, मतलब अपने पैसे को आप इसमें इसके थ्रू जो है इन्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ पे अलग अलग जो है इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स, जैसे हमारे चार दोस्त हैं ABCD, ये इन्वेस्टर्स हैं, ये इंटरेस्टेड है कि हाँ आपस में मिलकर म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे, और फिर वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मतलब शेयर्स में, बॉन्ड में, मनी मार्केट। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म के विद इन अ ईयर वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं 1 ईयर वाले, तो उनको बोला जाता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एंड सच एस। तो इस तरह की जगह पे जो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, और ये सारा का सारा जो काम है, क्योंकि जैसे ABCD इनको मार्केट का इतना नॉलेज नहीं है बट ये लोग फंड मैनेजर को हायर करते हैं, तो फंड मैनेजर मार्केट का पूरा स्पेशलिस्ट है, तो उसको मालूम है कौन कौन से बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से शेयर में करना चाहिए, मतलब वो मार्केट में ही रहता है, उसको मार्केट का पूरा आइडिया है। तो इसमें जो पैसे को मैनेज करना, जो इन्वेस्टमेंट का काम दिया जाता है वो दिया जाता है फंड मैनेजर को, ठीक है, या उसको आप पोर्टफोलियो मैनेजर भी बोल सकते हैं। तो वही रिस्पॉन्सिबल होगा कि पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और कैपिटल गेन और इनकम मिले, मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पॉजिटिव अच्छा खासा गेन इसमें मिले। और ये वही है कि म्यूचुअल फंड को क्यों क्रिएट किया जा रहा है, जो म्यूचुअल रिक्वायरमेंट है जो इन्वेस्टर्स की उसको पूरा करने के लिए इसमें किया जा रहा है। और
तो इसमें बोला कि कोई पर्सन है उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो पैसे को इन्वेस्ट तो करना चाह रहा है शेयर बॉन्ड, बट उसको अवेयर नहीं है मार्केट के बारे में, ये ट्रेंड इन सबको वो नहीं जानता। तो उस केस में जो है म्यूचुअल फंड उसके लिए बेस्ट रिक्वायरमेंट है। स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है कि मतलब कितना मैक्सिमम लॉस आपको झेलना चाहिए। मान लीजिए कोई शेयर है उसका कीमत कम होता जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, आपने शेयर खरीदे तो 100 रुपये में, अभी वो मार्केट में अच्छा शेयर परफॉर्म नहीं कर रहा, 90 80 ऐसे हो गया, तो स्टॉप लॉस होता है मैक्सिमम कितना लॉस आप बेयर कर सकते हैं, कितना मैक्सिमम लॉस आप झेल सकते हैं। तो आपने डिसाइड किया कि मैं 70 रुपीज़ का मैक्सिमम लॉस झेलूंगा, तो जैसे ही शेयर का कीमत 70 होगा आप उसको बेच देंगे, क्यों? क्योंकि नेक्स्ट डे वो 60 भी हो सकता है। तो मैक्सिमम जो आपका लॉस का लिमिट था वो था 70 रुपीज़, ये आपने डिसाइड किया, तो वो है स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस के बारे में मालूम नहीं है, जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स हैं उनको ज़्यादा मालूम नहीं कि कितने तक आके मेरे को रुकना चाहिए, कितने तक आके मेरे को लॉस झेलना चाहिए। बट ये सारी चीज़ें जो आपका जो है फंड मैनेजर ये सब जानता है, तो इसलिए एक अच्छा ऑप्शन आपके पास हो जाता है। टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, तो कौन कौन से टाइप के होते हैं, तो अलग अलग कैटेगरी है। एक है इक्विटी म्यूचुअल फंड, तो इसमें जो सारा पैसा है उसको इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो जो लोग ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं तो उनके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड वाला ऑप्शन सही है। और जैसे प्राइमरी मार्केट हो गया, प्राइमरी इन स्टॉक मार्केट में, मतलब मेनली जो है इसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। और इसका जो रिटर्न होगा आपके इन्वेस्टमेंट में, मतलब जो आपका पैसा लगा है स्टॉक मार्केट में, पूरा डिपेंड करेगा कि जिस स्टॉक में, जिस शेयर में आपको इन्वेस्ट किया गया उस स्टॉक की क्या परफॉर्मेंस है, तो उसके हिसाब से आपका रिफंड जो है, आपका रिटर्न डिसाइड होगा। डेब्ट म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, अभी ये जो इक्विटी और डेब्ट है इसमें भी फर्क है। इक्विटी क्या होता है, अगर आपके पास 1% शेयर्स है किसी कंपनी के, इक्विटी शेयर्स, तो आप 1% कंपनी के मालिक हो गए। पर डेब्ट ऐसा नहीं है, डेब्ट में आपका एक फिक्स परसेंटेज डिसाइड होता है। ये एक तरीके का लोन का इंस्ट्रूमेंट है, बोरोविंग का तरीका है, पर इसमें आप जो है आप डेब्ट जो होल्डर होता है वो कंपनी का मालिक कभी नहीं होता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपके पास कुछ डेब्ट है तो आपका इंटरेस्ट रेट पहले से फिक्स होगा कि आपको 7% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अब कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत खराब, दोनों ही केसेस में आपका इंटरेस्ट रेट 7% होगा। पर अगर आपने शेयर लिए किसी कंपनी के, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आपके जो शेयर है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। ठीक है, आपको फायदा होगा। आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो आपको इसमें लॉस होगा। तो इक्विटी शेयर्स होल्डर मतलब एक तरीके के कंपनी के आप मान सकते हैं, उतने परसेंट कंपनी के मालिक है जितने परसेंट आपके पास इक्विटी शेयर्स है। पर डेब्ट में ऐसा नहीं है, जितना का भी हमने लोन दिया हमारे को एक फिक्स इंटरेस्ट रेट डिसाइड हो जाता है कंपनी के द्वारा कि हाँ 7% आपको पे किया जाएगा। बाकी कंपनी लॉस में जाए या प्रॉफिट पे जाए तो इससे कोई जो है डेब्ट होल्डर को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इक्विटी में क्या है, क्योंकि हम मालिक है तो इसमें काफी इंपैक्ट होता है, तो इसलिए इसमें रिस्क ज्यादा है, रिस्की है। पर डेब्ट में तो हमारा इंटरेस्ट रेट पहले से फिक्स हो जाता है कि 7% 8% जितना भी मिलेगा, तो हमें कंपनी के अच्छे परफॉर्मेंस या खराब परफॉर्मेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए ये लेस रिस्की माना जाता है। ठीक है, तो जो लोग ज्यादा रिस्क लेना नहीं पसंद करते उनके लिए ये डेब्ट म्यूचुअल फंड, तो इसमें पैसे को डेब्ट जैसे ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट बॉन्ड, इस तरह की जगह पे जो इन्वेस्ट किया जाता है, और इंटरेस्ट रेट फिक्स रहता है। नेक्स्ट आता है बैलेंस म्यूचुअल फंड, तो बैलेंस में क्या होगा कि आधा पैसा पार्शली इक्विटी में और पार्शल डेब्ट में, मतलब दोनों मिला के, कुछ लोग क्या है 50-50% रिस्क लेना चाहते हैं, ये तो जो है बहुत 100% रिस्क लेना चाहते हैं, ये वो है जो 0% रिस्क नहीं लेना चाहते, जो है 50-50% रिस्क लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये है बैलेंस। तो उनका आधा पैसा इक्विटी में लगेगा, आधा डेब्ट में लगेगा। एक होता है सेक्टोरियल फंड, तो सेक्टोरियल में स्पेसिफिक सेक्टर, जैसे आपको लगता है कि आईटी फार्मा कंपनीज अच्छा काम कर रही है, फार्मा कंपनीज, तो आप बोल लीजिए कि हमारे पैसे को उधर इन्वेस्ट करो, तो आप स्पेशल सेक्टर के लिए भी पसंद कर, मतलब उसमें पूछा जाएगा कि आपको कौन से वाले सेक्टर में आपके पैसे को इन्वेस्ट करना है। जैसे आपको लगता है आईटी सेक्टर अच्छा काम कर रहा है, बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, और कंज्यूमर गुड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, फार्मा सेक्टर, तो इस हिसाब से आप इन्फॉर्मेशन देते हो, तो उसके हिसाब से जो आपका फंड मैनेजर है वो उसी सेक्टर में आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से जो सेक्टर है वहीं पे आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, तो इसमें क्या होता है, इसको आप एक तरह से टैक्स सेविंग फंड बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने इस तरीके के जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होगा, तो आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत एग्जम्पशन मिलेगी, मतलब जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया होगा तो आपकी जो इनकम टैक्सेबल जो इनकम है उसमें से आपको 80C के तहत जो डिडक्शन इसमें मिल जाएगा। और इसका मिनिमम जो लॉक इन पीरियड है वो 3 इयर्स का है, मतलब 3 साल तक आप इस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे ELSS में, तो 3 साल तक आप उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते, इसका जो लॉक इन पीरियड है वो 3 साल ऐसे होता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के हिसाब से ये दो तरह से क्लासीफाई होता है, एक ओपन एंड, एक होता है क्लोज एंड। ओपन एंड मतलब आपकी मर्जी, कभी भी आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, कभी भी अपने शेयर्स को रिडीम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें शेयर्स नहीं होता, इसमें यूनिट्स होती है, म्यूचुअल फंड में यूनिट्स दी जाती है, तो आप यूनिट्स को कभी भी खरीद सकते हो, उसको कभी भी बेच के जा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं ओपन एंड, जैसे रास्ता ओपन है, कभी भी आ सकते कभी भी जा सकते हैं। क्लोज एंड रास्ता बंद है, तो इसमें क्या होगा कि कोई भी पर्सन जो इन्वेस्ट करेगा तो उसको एक लॉक इन पीरियड दिया जाएगा। लॉक इन पीरियड मतलब इस टाइम तक आप उस पैसे को नहीं विड्रॉ कर सकते, मोस्टली 1 to 3 years इसमें लॉक इन पीरियड रहता है। तो उससे पहले उस पैसे को आप विड्रॉ यानी रिडीम नहीं कर सकते, अपनी यूनिट्स आप किसी को नहीं बेच सकते, क्यों? क्योंकि ये टाइम बाउंड इसमें रहता है। चलो इसके साथ जो ये वाला है, ये वाला टॉपिक यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। इसके साथ दो और प्लान है उसके बारे में बात करेंगे, एक हमारा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और दूसरा हमारा सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान।
सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या होगा, जैसे आप लोग आरडी करते हो ना, ये बिल्कुल वैसा ही होता है। तो आरडी में क्या करते हैं, हम हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं और एक अच्छा खासा अमाउंट में मिल जाता है। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट भी वही है। मतलब एक फिक्स अमाउंट रेगुलर फ्रीक्वेंसी, वो हमारी मर्जी की, हम हर मंथ पे करना चाहें, क्वार्टरली या ईयरली, जिस हिसाब से भी आपको सही लगता है आप वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और एक रेगुलर मतलब एक फिक्स फ्रीक्वेंसी में आपको एक फिक्स अमाउंट हमेशा पे करना होता है, उसी को बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो एक तरीके का डिसिप्लिन वे है अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का। और इट अलाउज इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट अ फिक्स सम ऑफ मनी एट अ सेलेक्टेड स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड एट प्री डिटरमाइंड। तो मतलब पहले से आप डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे मंथली इतना पैसा पे करना है या मुझे क्वार्टरली इतना पैसा पे करना है, तो वो अमाउंट आप हर महीने पे करते हैं। तो वो होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो ये प्लान किन के लिए अच्छा होता है, जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं है। जैसे म्यूचुअल फंड में कुछ स्कीम्स ऐसे जिसमें आपको अच्छा खासा 30,000 50,000 मतलब हाई अमाउंट के होते हैं, ये होता है वन टाइम। लेकिन अब इतना सारा पैसा नहीं है, आप चाहते हो कि हर महीने हम अपने सैलरी से कुछ पैसे पैसे को बचा के जो अपना म्यूचुअल फंड कराए, तो उनके लिए एसआईपी ये अच्छा है। तो मंथली का जैसे आपने 1,000 रुपये का करा लिया, 2,000, तो ये अमाउंट बहुत छोटा सा लगता है। जैसे 1,000 रुपये हर महीने कट गया तो कुछ पता भी नहीं लगेगा आपको ज्यादा, ठीक है। लेकिन जब बाद में लमसम आपका अमाउंट मिलता है 5 साल 10 साल बाद, तो वो लाखों में, मतलब 1 लाख 2 लाख का अच्छा खासा आपको लमसम अमाउंट मिलता है, वो हमें तब पता लगता है। तो इसीलिए जो है ये अच्छा ऑप्शन माना जाता है, जो सैलरी क्लास है और जिनको एक बार में बड़ा अमाउंट नहीं वो अरेंज कर सकते म्यूचुअल फंड के लिए, वन टाइम वाले म्यूचुअल फंड के लिए, तो ये उनके लिए बेस्ट है। दूसरा आता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। तो ये किसके लिए है, ये आरडी का जस्ट अपोजिट है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप रिटायर होने वाले हैं, ठीक है, रिटायरमेंट के टाइम पे आपको 50 लाख रुपए मिले, आपके पीएफ ग्रेचुटी सबको मिला के आपके पास 50 लाख है, तो आप क्या कर सकते हो, उस 50 लाख को पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और फिर हर महीने वो आप डिसाइड करेंगे मुझे हर महीने कितना पैसा चाहिए, ठीक है। जिस हिसाब से प्लान होगा उसके हिसाब से टेन्योर भी उसका डिसाइड होगा। 50 लाख में आपको इंटरेस्ट देंगे और उसके हिसाब से क्या होगा कि हर महीने आप जो पैसा अपना विड्रॉ कर सकते हैं। तो वो होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। और इसमें ये एक ऐसी फैसिलिटी जिसमें जो इन्वेस्टर्स है वो एक फिक्स्ड अमाउंट एट प्री डिटरमाइंड इंटरवल, और मेरे को मंथली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, ईयरली चाहिए, तो वो भी आप पहले से डिसाइड करेंगे कि मेरे को इतना अमाउंट और इस फ्रिक्वेंसी पे चाहिए। तो जितना भी आपका अमाउंट बनेगा तो वो आप हर महीने या क्वार्टरली अपना विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। और नेक्स्ट आपका आता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। ये एक टेलर मेड सर्विसेज होती है जो कि पोर्टफोलियो को जो मैनेज किया जाता है आपके इन्वेस्टर्स के द्वारा। आपके जो वेल्थ मैनेजर है उनके द्वारा आपके पोर्टफोलियो को मैनेज किया जाता है। पोर्टफोलियो क्या है, जैसे मान लीजिए किसी पर्सन ने थोड़ा पैसा शेयर मार्केट में लगा रखा है, ठीक है, 1 लाख रुपए उसने शेयर मार्केट में लगाया, 1 लाख रुपए उसने बॉन्ड मार्केट में लगाया, 1 लाख की उसने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद रखी, 1 लाख उसने एफडी करा रखी है, 1 लाख आरडी करा रखी है, तो इन सबको मिला के क्या बोला जाएगा, पोर्टफोलियो बोला जाएगा, ठीक है। जो जो आपके बास्केट में जो जो आपके असेट्स या लायबिलिटीज है वो आपके पोर्टफोलियो में आता है। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज मतलब आपके पोर्टफोलियो की आपको कितने का एफडी कराना चाहिए, कितने का आरडी, कितने का आपको शेयर लेना चाहिए या किस कंपनी का शेयर लेना चाहिए, तो ये सारा काम आपको कोई और करके देगा, ठीक है। कौन होगा, जैसे आपको नहीं मालूम कौन सी कंपनी के शेयर्स अच्छे हैं, उसके लिए पूरा रिसर्च चाहिए, तो एक पर्सन जो कि इसमें स्पेशलिस्ट होगा तो उसको ज्यादा आइडिया होगा कि हाँ कौन से शेयर्स जो है अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज क्या है, टेलर मेड प्रोफेशनल सर्विस। टेलर मेड मतलब टेलर क्या करता है, हमारे साइज के हिसाब से मैं कपड़े बना के देता है, तो ये भी वैसे ही है कि हमारे हिसाब से जो प्रोफेशनल सर्विसेज है ये दी जाती है टू कैटर द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टर्स क्लास। तो अलग अलग टाइप के जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ये जो है प्रोफेशनल सर्विसेज दी जाती है, जिसको बोला जाता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। और ये स्पेशली किसके लिए होती है सर्विसेज, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं जिनके पास बहुत सारा अमाउंट होता है, ठीक है, उनको ये सर्विसेज दी जाती है। और सिंपल वर्ड में बोलना चाहे तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज से क्या है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट किया जाएगा, हमारे जो भी इन्वेस्टमेंट्स जो भी हम जहाँ जहाँ हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो प्रोफेशनल वे में उसको मैनेज किया जाएगा, ताकि हम अच्छा खासा जो है क्रिएट कर सके, वेल्थ अच्छा खासा क्रिएट कर सके। और जो पर्सन है उसके पास पूरा का पूरा आज़ादी रहता है, फ्रीडम रहता है और फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि किस तरह का पोर्टफोलियो उसको चाहिए, उसकी पर्सनल प्रेफरेंसेस के हिसाब से, उसके फाइनेंशियल गोल, मतलब हर किसी के गोल्स अलग अलग होते हैं, तो उसके गोल्स के हिसाब से उसकी प्रेफरेंसेस क्या है उसके हिसाब से जो है आपके जो भी वो आपको सजेशन कर रहा है, जो कि आपके पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहा है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम आपको पूरी उसमें देता है, ठीक है। इसके साथ ये वाला जो टॉपिक है ये भी हमारा हो गया। तो म्यूचुअल फंड सिंपल है, अलग अलग आप पैसे को इन्वेस्ट कर दो तो किसी को 100% लॉस होगा, किसी को 100% प्रॉफिट होगा। तो बेटर क्या है कि सभी को प्रॉफिट हो, किसी कोई लॉस में ना जाए, तो उसके लिए म्यूचुअल फंड एक बेस्ट तरीका है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था 4 दोस्तों का, तो वो सारे पैसे अपना जोड़ के 4,000 जमा हो गया 4 दोस्तों का, और वो फंड मैनेजर को पैसा देंगे, फिर फंड मैनेजर अपना 1% 2% कुछ कमीशन लेगा, और बाकी का जो पैसा है वो अलग अलग मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। 3 4 में से एक मार्केट अगर डाउन जाएगी, बाकी 2 मार्केट में तो फायदा होगा, तो इसमें जो है फाइनल जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट प्लस माइनस करके, मतलब यहाँ पे फायदा हुआ प्लस प्लस यहाँ पे माइनस हुआ, ठीक है। तो जो प्रॉफिट और लॉस है उसको आपस में बांट दिया जाता है, तो इससे ये एक अच्छा तरीका है। इसमें लॉस किसी का होता नहीं है, क्योंकि 4 5 मार्केट है तो हर मार्केट डाउन नहीं जाएगी, कुछ मार्केट पॉजिटिव में जाएगी, कुछ डाउन में जाएगी, तो जो अल्टीमेट रिजल्ट मिलेगा सबका नेट, तो वो पॉजिटिव इसमें रहेगा।
कौन कौन सा टाइप का म्यूचुअल फंड, अलग अलग टाइप है। पहला आता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, जिसमें सारा पैसा इक्विटी यानी शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। डेप्ट में, जिसमें सारा पैसा डेप्ट यानी बॉन्ड में, जैसे ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट बॉन्ड, वहां पे इन्वेस्ट किया जाएगा। इसमें इंटरेस्ट रेट फिक्स रहता है। तीसरा आएगा बैलेंस। बैलेंस मतलब आधा पैसा इक्विटी, आधा पैसा जो है बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जाएगा। सेक्टोरियल, स्पेसिफिक सेक्टर, आप चाहते हैं आपके पैसे को आईटी, बैंकिंग, फार्मा, वहां पे इन्वेस्ट किया जाए, तो फंड मैनेजर उसी सेक्टर में आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो वो होता है सेक्टोरियल फंड। नेक्स्ट आता है ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो इसमें मिनिमम लॉक इन पीरियड 3 इयर्स का होता है, और इसमें आपको टैक्स बेनिफिट इसमें मिलता है सेक्शन 80C के तहत। और अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो म्यूचुअल फंड दो तरह से, एक है ओपन एंड और दूसरा क्लोज एंड। तो ओपन एंड में क्या है कि कभी भी आप इसको अपने यूनिट्स को बेच के जा सकते हो, उसको कभी भी रिडीम्पशन आप कर सकते हैं, कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो होता है ओपन एंड। क्लोज एंड में मिनिमम लॉक इन पीरियड रहता है 1 से 3 साल का, तो लॉक इन पीरियड के दौरान आप इसको रिडीम्पशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो इसमें एक फिक्स्ड अमाउंट आप हर महीने पे करते हैं, जैसे आपका आरडी है तो आरडी की डुप्लीकेट कॉपी होती है आपकी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जिनके पास में एक बार में बड़ा पैसा नहीं है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू हर महीने हजार हजार रुपए जो है ऐसे इन्वेस्ट कर सकते, तो मिनिमम जो है शायद 500 या 1000 इतना जो है वो उसमें अलाउ इसमें रहता है। नेक्स्ट आता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो ये उनके लिए, जैसे मान लीजिए आपका रिटायरमेंट हुआ, आपको 50 लाख मिले, अब इतना सारा पैसा तो एक बार में खर्चा हो जाएगा, ठीक है, फिर बात के लिए नहीं बचेगा, तो बेटर तरीका क्या है कि उसको सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में इस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। तो जो 50 लाख है, आपकी मर्जी है कि हर महीने आप कितना पैसा चाहते हैं, प्लस कि आपको मंथली पैसा चाहिए या क्वार्टरली चाहिए, तो पहले से डिसाइड हो जाता है, तो उस हिसाब से आप पेमेंट इसमें ले सकते हो, तो वो है आपका सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। ऐसी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज है, मतलब एक प्रोफेशनल्स रहेंगे जो कि हमारे पोर्टफोलियो को, हमारे जो असेट्स है जहाँ जहाँ हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसको वो मैनेज करेंगे, ठीक है, और ये टेलर मेड होता है, मतलब हमारे रिक्वायरमेंट को सुना जाता है और उसके हिसाब से हमें प्रोफेशनल एडवाइसेस दी जाती है। और इसमें पूरा फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि किस तरीके के हमें फाइनेंशियल प्रेफरेंसेस है हमारी, या किस तरह से हमारे फाइनेंशियल गोल्स हैं, तो उस हिसाब से जो पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है रियल इस्टेट सर्विसेज। रियल इस्टेट सर्विसेज में क्या होता है कि इसमें रियल, जैसे कोई पर्सन है वो रियल स्टेट सेक्टर में इंटरेस्टेड है कि उसका जो पैसा है वो रियल स्टेट में इन्वेस्ट होना चाहिए। अब आप जानते हैं रियल स्टेट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए अगर आपको रियल में कोई प्रॉपर्टी लेनी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, कोई किसी का मकान, कोई दुकान, ताकि आप किराए पे उसको चढ़ा के कुछ अर्न कर सके, ठीक है, लेकिन वो काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। अगर अच्छे खासे सिटीज़ की बात कीजिए तो वहाँ पे आपको कम से कम 1 करोड़ रुपए चाहिए होगा ठीक ठाक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, इतना सारा पैसा नहीं है, तो क्या तरीका है, रियल इस्टेट सर्विसेज, यानी कि हम रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के थ्रू ऐसा कर सकते हैं। रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट शायद आपका एक लास्ट वाला चैप्टर है आपका, जो आपकी जेबी का जो नया बुक ऐड हुआ है इंडियन इकोनॉमी वाला, उसमें है ये। तो शॉर्ट में समझते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में क्या होगा, ये हमें ट्रस्ट रिसिप्ट इशू की जाएंगी, ठीक है, यानी हम इसमें इन्वेस्ट कर सकेंगे और हम, हमारे द्वारा जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है वो किसी प्रॉपर्टी को खरीदने में इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि कोई मकान खरीद लिया जिसको रेंट पे आप चढ़ा सको, कोई दुकान जिसको आप रेंट पे चढ़ा सको, मतलब इसमें जो सोर्स ऑफ इनकम है वो लीज रहता है, किराए से जो है इनकम होती है, और इसका फिक्स रहता है कि 80% का जो पैसा है, मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या है कि ये जो इन्वेस्टमेंट से जो पैसा मिला 80% पैसा ऐसे प्रोजेक्ट में लगाना है जो कंप्लीट हो, क्योंकि जो कंप्लीट प्रोजेक्ट है उसी को आप रेंट पे चढ़ा के जो है, मतलब कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी वहां पे नहीं लगा सकते, ठीक है, अगर लगाना भी तो मैक्सिमम लिमिट 10% होता है, सिर्फ 10% लगा सकते हो, ये मैक्सिमम लिमिट रहता है। तो यानी 80% तक का पैसा आपको ऐसे जगह पे लगाना है जो कंप्लीट पूरे प्रोजेक्ट हो, उसका जो फंड है वो इस तरह से काम करता है कि जो प्रॉपर्टी होगी उससे हमें लीज मिल जाएगा, ठीक है, इस तरह से काम करते हैं। और इसमें प्रॉपर जो है वही हमारे मैनेजर्स होते हैं, फंड मैनेजर्स, जो कि उसको मैनेज करते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़, क्योंकि अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज़ तो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो फंड मैनेजर वो सब जो है इसमें डिसीजन लेते हैं। तो इस तरह से जो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट काम करता है। तो ये उनके लिए जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, और भी कई सारे रियल एस्टेट के बॉन्ड आपको मिलते हैं, ठीक है, रियल एस्टेट के जो शेयर्स हैं वहाँ पे भी आप इस तरह से जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका हेडिंग आता है रिटायरमेंट प्लानिंग। तो रिटायरमेंट प्लानिंग में क्या है कि आप पहले से अपने फंड मैनेजर को बताएंगे, ठीक है, वेल्थ मैनेजर को बताएंगे कि मेरे को रिटायरमेंट के बाद ऐसा ऐसा प्लान है कि हर महीने मेरे को हर महीने 50,000 मिलता रहे, और अभी तो मेरी सैलरी है पर मेरा प्राइवेट जॉब है, बाद में मेरे को पैसा नहीं मिलेगा, तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह से आप मेरे को कोई इन्वेस्टमेंट प्लान बताए कि हर महीने मुझे 50,000 मिलता रहे। तो यानी आप उसको अपना रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में बता रहे हैं कि मैं रिटायर होऊंगा तो मेरे को इस तरह से जो है फाइनेंशियल जो मेरे ऑब्जेक्टिव वो पूरे हो जाए। तो इसमें वही है कि जो रिटायरमेंट के टाइम पे आपको इनकम मिले, आपका जो गोल जो है जितनी इनकम आपको चाहिए वो पूरा हो सके, और उसके लिए क्या डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है, आप ये सारी इन्फॉर्मेशन बताओगे अपने इन्वेस्टमेंट मैनेजर को, और वो आपके हिसाब से आपको जो है इस गोल को, क्या गोल है कि रिटायरमेंट के बाद मुझे इतना पैसा मिले, ठीक है, इतनी मेरी इनकम हो रिटायरमेंट के बाद, तो वो जो आपका गोल है उसको अचीव करने में आपका इन्वेस्टमेंट मैनेजर आपको एडवाइस करेगा, तो उसी को बोला जाता है रिटायरमेंट प्लानिंग। ये एक तरीके का 360 डिग्री अप्रोच है। 360 डिग्री मतलब इसमें सारा कुछ जाना जाता है, उसमें पूरी अंडरस्टैंडिंग की जाती है, पहले हमें जो क्लाइंट है, जो हमारा कस्टमर, उसको समझा जाता है कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है।
उसकी रिक्वायरमेंट के बाद उसकी नीड, उसकी जरूरतें क्या है, रिस्क एपेटाइट मतलब कितना रिस्क वो ले सकता है, वेरियस लाइफ स्टेजेस गोल मतलब अलग अलग स्टेजेस में, अब जैसे रिटायर तो होना है उसके बाद ये प्लान है, पर अलग अलग स्टेज में उसके क्या क्या गोल्स हैं उनको देखा जाता है। एंड टू ड्रॉप देयर असेट एलोकेशंस प्लान एंड मॉनिटर, और उसके हिसाब से फिर एक प्लान बनाया जाता है कि कहाँ कहाँ पे किस पैसे को कहाँ लगाना है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है। एंड मॉनिटर इट ऑन कंटिन्यूस बेसिस, और टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं कि एक बार आपने बोला यहाँ इन्वेस्ट कर दीजिए, इस शेयर से इन्वेस्ट कर दीजिए, इस बॉन्ड में नहीं, आपको कंटिन्यूस जो उसकी मॉनिटरिंग की जाती है, जाती है वेल्थ मैनेजर के द्वारा, इन ऑर्डर टू रीच द इंटेंडेड गोल, कि जिस गोल के लिए हमने इस पैसे को इन्वेस्ट किया वो अचीव हो पा रहा है नहीं हो पा रहा। तो इसमें वही है कि जो है वेल्थ मैनेजर जो है, वेल्थ मैनेजर आपके रिटायरमेंट के हिसाब से आपको टेलर मेड सॉल्यूशंस बताता है। टेलर क्या करता है, हमारे हिसाब से हमें कपड़े सिल के देता है, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उनको समझ के आपके जो है आपको उसी टाइप से जो है सॉल्यूशंस इसमें दिया जाता है। तो सिंपल वही है, रिटायरमेंट प्लानिंग में क्या होता है कि रिटायर होने के बाद हमारे जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव वो पूरे किए जा सकते हैं, और इसमें पूरा 360 डिग्री से अप्रोच लिया जाता है, उसमें क्लाइंट को समझना, उसके रिस्क को, उसके रिस्क एपेटाइट्स को, अलग अलग उसके जो लाइफ के जो गोल है उसको, और उसके हिसाब से उसको टेलर मेड सॉल्यूशन इसमें दिया जाता है। और गुड वेल्थ मैनेजर्स ऑफर लाइफ टाइम सॉल्यूशन, तो जो अच्छे वेल्थ मैनेजर्स होते हैं वो लाइफ टाइम सॉल्यूशंस देते हैं और अपने कस्टमर को एडवाइस करते हैं, और वो उनको गाइड करते हैं, और ताकि इन एक्यूमुलेटिव और रिटायरमेंट कॉर्पस, ताकि रिटायरमेंट तक वो अच्छा खासा पैसा जमा कर सके और उनके जो गोल्स हैं वो सब चीज़ें अचीव हो सके, और वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मतलब लाइफ जी सके आफ्टर रिटायरमेंट ऑल्सो। ठीक है, अच्छे वेल्थ मैनेजर आपको ऐसा करते हैं, और साथ साथ वो आपको गाइड करते हैं कि टैक्स बेनिफिट आपको मिले, या इंश्योरेंस कवरेज, कई सारे इंश्योरेंस कवरेज भी आपको एक अच्छी रिटायरमेंट पॉलिसीज देती है, जिसमें आप कुछ अमाउंट पे कीजिए और रिटायरमेंट के बाद आपको इतना इतना पैसा मिलेगा। तो एक अच्छी इंश्योरेंस कवरेज के रिगार्डिंग आपको गाइड कर सकते हैं, या टैक्स बेनिफिट आपको कैसा मिलेगा, तो इसके रिगार्डिंग जो आपको गाइडेंस इसमें दे सकते हैं। और चलिए, ये तो यहाँ पे आपका कंप्लीट ये हो गया। नेक्स्ट आपका आता है कि इसके बाद फिर वही लिखा कि वेल्थ मैनेजर ही ये सारे काम करता है, वेल्थ मैनेजर को एक्सपर्ट्स होता है, उसको पूरा नॉलेज होता है, ठीक है, वो प्रोडक्ट नॉलेज सभी चीज़ों को अच्छे से समझता है, ताकि आपके फाइनेंशियल गोल को उसमें मदद करता है। तो सेम लाइन को उसमें रिपीट किया हुआ है, इसमें कुछ नया आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आपका हेडिंग है स्ट्रेटेजिक असेट ऑप्टिमाइजेशन। तो ये क्या है कि जो वेल्थ मैनेजर है ऑल्सो सपोर्ट द पर्सन इज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ देयर असेट्स प्रोजेक्ट्स बाय हेल्पिंग देम टू मैनेज देयर टैक्सेशन एंड सेविंग, एंड बाय एडवाइजिंग देम ऑन देयर इन्वेस्टमेंट एंड इन टर्म्स ऑफ असेट रिकंस्ट्रक्शन और। तो इसमें बोला है कि जो एक अच्छा वेल्थ मैनेजर है वो आपकी मदद करेगा ऑप्टिमाइजेशन ऑफ असेट्स, की असेट्स को आप जो है बेटर वे में इस्तेमाल कर सके। असेट्स क्या है, आपका जो भी पैसा है, ठीक है, उसको बेटर वे में ऑप्टिमाइज मतलब ऐसे जगह पे इन्वेस्ट कर सके जो आपको अच्छा रिटर्न दे, बेटर रिटर्न दे, और पैसे को बचा भी सके। कैसे, टैक्सेशन ऐसी जगह मैं पे इन्वेस्ट किया जिससे आपको टैक्स कम पे करना पड़ा, ठीक है, या सेविंग आपकी इंक्रीज हुई। तो इस तरह से जो आपके असेट्स के ऑप्टिमाइजेशन में जो है मदद करते हैं, उस हिसाब से जो है स्ट्रेटेजीज बनाते हैं आपके असेट्स को बेटर वे में, आप उसको ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सको अपने असेट से। आपके पास दो ऑप्शन है, मान लीजिए कि सेविंग बैंक में आपका 1 लाख रुपए रखा है, एक एफडी में 1 लाख है, तो सेविंग बैंक में जो आपका 1 लाख है उसमें आपको 3% या 4% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है मान लीजिए, और एफडी वाले में आपको 7% मिल रहा है। तो इसमें ये भी आपके असेट्स से 1 लाख रुपए, ये भी आपके असेट्स से 1 लाख रुपए, पर बेटर वे में आपके असेट्स का ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, 7%। तो जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है कि एफडी का इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, अभी तो ये बहुत सिंपल सी बात है, पर और भी बहुत सारे ऐसे असेट्स होते हैं जिसके बारे में हमें मालूम नहीं होता। हम ये तो सिंपल सा एग्जांपल है, इसके बारे में तो हम लोग जानते हैं, हम लोग बैंक में है, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको उसका आइडिया नहीं रहता है, ठीक है, तो उनको वो लोग कैसे जानेंगे। ठीक है, आप लोग अगर बैंकों में हैं, तो आपको नहीं मालूम, आपको मालूम है, लेकिन बाकी जो लोग हैं और भी कई सारे प्रोडक्ट उसके बारे में लोगों को नहीं मालूम। तो इसी तरह से जो है वेल्थ मैनेजर को सारा आइडिया रहता है कि कहाँ कहाँ पे एसेट्स को बेटर वे में जो है प्रॉफिट हमें मिलेगा। तो वो यही है कि आपने एफडी में 7% किया, तो अपने जो असेट्स है, जो अपना 1 लाख रुपए, उसको बेटर वे में आपने ऑप्टिमाइज किया। तो इस तरह से जो है वेल्थ मैनेजर हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट आपका था विल राइटिंग। विल क्या होता है, आपकी इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये लीगल डिक्लेरेशन होगा, लीगली तौर पे आपने डिक्लेयर किया होगा विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज। तो जो लीगल आपकी जो विल बनाई जाती है, ये आपकी प्रॉपर्टीज को, आपके असेट्स को लेके बनाई जाती है। मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टीज हैं, और किसी भी कस्टमर की प्रॉपर्टीज, उसके पास दो मकान, घर, अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, उसके पास दो बच्चे हैं, मान लीजिए दो बेटे, दो बेटियां जैसे भी है। तो उसको लगता है कि उसके डेथ के बाद जो प्रॉपर्टीज है उसका बंटवारा किस तरह से होना चाहिए। अगर वो विल नहीं बनाता, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटेस्टेड, मतलब कोई पर्सन बिना विल बनाए अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको इंटेस्टेड बोलते हैं। तो उसमें जो है लीगल हियर सर्टिफिकेट के हिसाब से जो है उसकी प्रॉपर्टीज का बंटवारा किया जाता है। पर अगर पर्सन ने पहले से विल बनाई है, तो विल क्या होगा, लीगल एग्रीमेंट होगा उसके हिसाब से कि कहाँ कहाँ वो अपनी प्रॉपर्टीज को बेचना चाहता है, विच ही डिजायर्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग एलिजिबल इनहेरिट आफ्टर हिज डेथ। उसकी डेथ के बाद वो चाहता है कि उसकी प्रॉपर्टीज किस किस को मिले, तो उसके लिए वो जो है विल इसमें बनाता है। और इन ए विल ही कैन प्रीडिफाइन हु विल इनहेरिट, तो उसमें वो पहले से मेंशन करता है कि किसको उसकी प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए उसकी डेथ के बाद।
और एक विल अगर आपने क्रिएट की तो एक अच्छा तरीका है, फैमिलीज के लिए बहुत ईजी हो जाता है। अगर आप नहीं विल क्रिएट करते हो तो बाद में बहुत मतलब फैमिली मेंबर्स में लड़ाई हो रहा है, बहुत कन्फ्लिक्ट हो रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज बाद में देखने को मिलते हैं। तो उससे इन सभी इश्यूज से बचने का बेस्ट तरीका है कि बिल आपको बनानी चाहिए, ठीक है, बनाई जानी चाहिए। और इसमें आप बार बार चेंज भी कर सकते हैं विल अपने हिसाब से कि किसको आप क्या प्रॉपर्टी देना चाह रहे हैं, प्लस अगर आप उसमें कुछ मॉडिफाई करना चाहें तो उसको आप कभी भी चेंज भी इसमें कर सकते हैं। कोई जो विल है मतलब कोई पर्सन जो कि इंटेस्टेड, किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, इंटेस्टेड, इंटेस्टेड मतलब बिना विल के, नो विल, जिसने कोई विल नहीं बनाई होगी, तो जो एवरीथिंग जो भी पर्सन का सारा प्रॉपर्टीज होता है तो वो जो लीगल हेयर है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, विच मे नॉट बी एज पर पर्सन विद। मतलब आपके लीगल ईयर्स तो कई सारे हो सकते हैं, तो कई बार आपकी इच्छा नहीं है उन सभी लीगल ईयर्स को अपना प्रॉपर्टी देने की, पर अगर आपने विल नहीं बनाई है तो फिर उस केस में ऐसा ही करना पड़ेगा। बोल रहे हैं कि जो विल को लिखना बहुत जरूरी है अगर आपके चिल्ड्रंस, आपकी फैमिली है जो आप पे डिपेंड है, ठीक है, कस्टमर की डेथ के बाद उसके फैमिली मेम्बर्स या उसके चिल्ड्रंस, उन सबका क्या होगा। अगर टाइम पे उसने विल बनाई है और सारी चीजें वो चाहता है कि ये चीजें उसके फैमिली मेम्बर जिनको वो चाहता है कि हाँ वो इस्तेमाल करे, तो उसके नाम पे उसको विल इसमें बनानी चाहिए। तो विल राइटिंग यहाँ पे सिंपल है कि आप किसके नाम पे आप क्या चाहते हैं, कि मतलब कस्टमर क्या चाहता है उसके डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टीज किसके नाम पे होनी चाहिए, कौन उसको इस्तेमाल करेगा, तो उसके लिए विल बनाई जाती है। और एक अच्छा तरीका, अगर विल नहीं बनाता तो फिर जो लीगल हेयर है उनका आपस में लड़ाई, कन्फ्लिक्ट, बहुत सारे इश्यूज उसमें अराइज होते हैं। पर अगर पर्सन का विल है तो इस तरह का कोई भी कन्फ्लिक्ट फ्यूचर में क्रिएट नहीं होता है। नेक्स्ट आता है आपका आपका प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट। तो प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट क्या होता है, इसकी दो डेफिनेशन ये, एक यहाँ पे भी लिखा है कि इट कैन बी डिफाइन, और एक यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। पहले ये वाली डेफिनेशन देखते हैं। प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हमने ऊपर देखा था ना कि क्या क्या उसके पोर्टफोलियोज को मैनेज करना, कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब उसके फाइनेंशियल गोल्स हैं, उसको ये सब चाहिए, तो उसको अचीव करने के लिए जो प्लानिंग की जाती है वो होता है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या और भी कोई फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि हम इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में एडवाइस करके अपने पर्सनल यानी अपने जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं उनको ये सारी एडवाइस देते हैं, तो उसको बोलते हैं प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट। इसके नाम से ही पता लग रहा है, मतलब ये कॉर्पोरेट ट्रस्ट ग्रुप किसी और के लिए नहीं है, ये इंडिविजुअल्स के लिए होता है, ठीक है। ये इसको आप पर्सनल वेल्थ मैनेजमेंट भी बोल सकते हो। तो प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट और पर्सनल वेल्थ मैनेजमेंट एक ही चीज है, मतलब इसमें इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके पोर्टफोलियो को मैनेज करना, फाइनेंशियल प्लान करना, या और कोई उसको फाइनेंशियल सर्विसेज चाहिए तो टेलर मेड जो है उसको सजेशन सर्विसेज जो है अवेलेबल कराई जाती है, तो वही हमारा प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट। तो एक और नीचे डेफिनेशंस लिखिए। इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ रिजॉल्विंग और इंक्रीजिंग अ पर्सन्स फाइनेंशियल सिचुएशंस और अचीविंग ही शॉर्ट टर्म। तो कोई भी पर्सन उसकी फाइनेंशियल सिचुएशंस को अचीव करना, प्लस उसके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म जो गोल है उसको पूरा करने में मदद करना, तो वही है प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट। सिंपल है। और जैसे शॉर्ट टर्म के गोल्स हैं, जैसे आपको एक साल में कार खरीदनी, तो ये आपका शॉर्ट टर्म गोल हो गया। मीडियम टर्म गोल है कि आपको 10 साल के अंदर एक घर खरीदना है, ये आपका मीडियम टर्म। लॉन्ग टर्म आपके गोल हो गए कि आपके चिल्ड्रन की हायर एजुकेशन या फिर फ्यूचर में रिटायरमेंट प्लानिंग, तो वो आपका लॉन्ग टर्म गोल हो गया। तो इन सभी गोल को पूरा करने में जो है प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट में हमें मदद मिलती है, ठीक है। हमारे इन इश्यूज को रिजॉल्व किया जाता है हमारे वेल्थ मैनेजर के द्वारा। प्राइवेट को आप पर्सनल वेल्थ मैनेजमेंट बोलते हैं, मतलब ये फर्म्स, कंपनीज, ट्रस्ट उनके लिए नहीं है, इंडिविजुअल्स के लिए होता है। नेक्स्ट आपका हेडिंग आता है पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। तो पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या क्या आएगा? तो ये एक टाइप का प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट का सर्विसेज है। जो पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग है ये भी एक टाइप का प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट। प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट हमने यहाँ पे देखा था ना कि हमारे रिक्वायरमेंट को फाइनेंशियल प्लानिंग हमें की जाती है, तो उसमें लिखा था ना फाइनेंशियल प्लानिंग, तो अब हम यही पढ़ रहे हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग एक्जेक्टली क्या होता है। तो ये एक टाइप का प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज और इसमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझा जाता है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए इसमें एग्जांपल्स आप बेटर वे में समझ पाएंगे कि आपको फाइनेंशियल प्लान बनाना है टू पे रेंट, किसी टाइप का आपको रेंट पे करना है, या और भी बिल्स हैं, या आपको स्कूल फीस मैनेज करनी, कॉलेज फी मैनेज करनी, या और भी कोई यूटिलिटीज, तो उनको पूरा करने के लिए आपके फाइनेंशियल प्लान जो है बनाया जाता है वेल्थ मैनेजर के द्वारा, तो वही आपकी पर्सनल फाइनेंशियल प्लान, मतलब आपके फाइनेंशियल गोल को पूरा करने के लिए जो प्लानिंग की जाएगी कि हाँ इतना इतना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, इतना सेव करना है, तो वो इसमें हो जाता है पर्सनल प्लानिंग, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। और और इससे सिर्फ आप अपने बिल्स वाली रिक्वायरमेंट को नहीं पूरा करते, बल्कि ये एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान आपको देते हैं ताकि आप अपने कुछ पैसे को सेव कर सके, अपनी इनकम में से कुछ पैसे को सेव कर सके फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इमरजेंसीज। तो कई बार इमरजेंसीज भी आ जाती है, तो उस पर्पज के लिए पैसा बचा कर रखना है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग में वो चीजें भी जो इंक्लूड की जाती है, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे सिंपल हो गया। नेक्स्ट आता है वेल्थ मैनेजमेंट असेसमेंट। वेल्थ मैनेजमेंट असेसमेंट का क्या मतलब हुआ? इसमें बोला गया है, so wealth management assessment, it is a process of compiling basic account of financial statement like cash flow, balance sheet और income statement। तो कोई भी जो पर्सन है उसके पास कितनी कैश फ्लो हो रही है, कैश फ्लो मतलब कितना पैसा उसके पास आ रहा है, कितना पैसा उसका खर्चा हो रहा है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में हमारे असेट्स और लायबिलिटीज का डेटा रहता है। असेट्स क्या है? जो चीजें हमारे पास मकान है,
ठीक है, आपके पास दुकान है, आपके पास कार है, ये आपके असेट्स हो जाएंगे। आपने लोन ले रखा है तो आपके लोन ये सब आपका, कहीं से आपने बोरोविंग कर रखी तो आपकी लाइबिलिटीज आ जाएंगी। और ठीक है, और इनकम स्टेटमेंट मतलब कितनी आपकी इनकम हो रही है, कहाँ से आपका रेवेन्यू, मतलब कितनी इनकम हो रही है, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो इन सभी का हिसाब किताब लिया जाता है। तो वही है वेल्थ मैनेजमेंट असेसमेंट। तो इसमें जो है कैश फ्लो का हिसाब किताब लिया जाता है कि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। दूसरा, आपके पास कितने असेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है। असेट्स मतलब हम कितनी चीज़ों के ऑनर है और हमारे कितनी ज़्यादा फाइनेंशियल लाइबिलिटी है जो हमें पे करनी है। तीसरा, इसमें जो है इनकम स्टेटमेंट का हिसाब लिया जाता है। तो इनकम क्या होता है, आपकी कितनी इनकम, कितनी आपकी कमाई हो रही है, कितना आपके खर्चे हो रहे हैं। तो इन सभी का असेसमेंट करना वही होता है हमारा वेल्थ मैनेजमेंट असेसमेंट। ठीक है, और फिर आपका ये जो बैलेंस शीट है उसके उसके बारे में बोला, आपके पास उसमें आपके असेट्स आ जाएंगे। तो जैसे आपके पास कार है, शेयर्स हैं, क्लॉथ्स है, हाउस है, बैंक अकाउंट है, तो ये सब आपके पर्सनल असेट्स आपके इसमें हो जाएंगे। ठीक है, वैसे आपके लाइबिलिटीज में आ जाएगा, जैसे क्रेडिट कार्ड का कुछ लोन आपको पे करना है, बैंक का लोन या कोई मॉर्टगेज लोन पे करना है, तो ये आपकी लाइबिलिटीज में आ जाएगा। फिर इनकम की बात करते हैं, तो इनकम क्या है, आपकी कोई पर्सनल इनकम हो रही है, जो आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो उसका हिसाब किताब इनकम स्टेटमेंट में लिया जाता है, जो हमने यहाँ पे दिखा था। तो इन सबको असेस किया जाता है, इन सभी को, कैश फ्लो को, आपके बैलेंस शीट को, आपके इनकम स्टेटमेंट को असेस किया जाता है, जानने के लिए कि जो इंडिविजुअल्स है उसको कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, इनकम वर्सेस एक्सपेंडिचर, मतलब उसका कमाई कितना हो रहा है और उसमें से कितना पैसा वो खर्चा कर रहा है। ठीक है, अ पर्सन अर्न्स 30,000, एक मान लीजिए किसी का सैलरी 30,000 रुपये, ही प्लान हिज पर्सनल बजट, अपने प्लान को, अपना उसने बजट इस तरह से रखा है कि 20%, अब तो 30,000 बहुत ज़्यादा नहीं है, पर इसमें से फिर भी वो 20% सेव करता है और 80% जो अपने खर्चे करता है। तो ये एक हमारा फाइनेंशियल असेसमेंट का एग्जाम्पल हो गया। इसमें कितना आपका पैसा है, कितना उसमें से बचाना है, कितने को खर्च करना है, तो उसका असेस किया जाता है। ये बिल्कुल सिंपल है। और वो कैसे असेस किया जाएगा, आपके बैलेंस शीट को देख के, आपके इनकम को देख के, प्लस आपके कैश फ्लो को देख के। तो इस तरह से जो है हमारा वेल्थ मैनेजमेंट असेसमेंट किया जाता है। नेक्स्ट आपका हेडिंग है गोल सेटिंग एंड अकम्पलिशमेंट। तो इसमें क्या होता है एग्जैक्टली इसमें सिंपल बोला कि हर किसी का कुछ ना कुछ गोल होता है। ठीक है, और बिना गोल के आप लाइफ में कुछ अचीव भी नहीं कर सकता, आपका कुछ ना कुछ गोल हमेशा होना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और तभी हम एक राइट डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। और हर किसी का कुछ ना कुछ गोल रहता है, जैसे किसी का गोल है मेरे को अपना ड्रीम हाउस बनाना है, या किसी का चिल्ड्रंस की हाई एजुकेशन के लिए मेरे को पे करना है, या मेरे को टाइम पे रिटायर होना है। ये सब क्या आपके गोल्स है, इनको अचीव करने के लिए आप क्या करते हैं, आप स्ट्रगल करते हैं, मतलब आप कोशिश करते हैं कि किस तरह से इस गोल को आप अचीव कर सकें। और तो कोई भी इंडिविजुअल का किसी भी टाइप का जो गोल है उसको अचीव करने के लिए क्या चाहिए, जो वेल्थ मैनेजर है उसकी मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड होते हैं फाइनेंस को मैनेज करने के लिए। प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो भी अप्रोच करते हैं हमारे वेल्थ मैनेजर को, तो वो उनको एडवाइस करते हैं फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए। दे गाइड द क्लाइंट थ्रू द सर्विसेज एंड प्रोडक्ट दैट विल हेल्प, तो उनको इस तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज बताते हैं ताकि वो अपने जो वेल्थ है उसको वो मैनेज कर सके, उसको बढ़ा सके। ठीक है, दीज सर्विसेज आर ऑफन, तो ज़्यादातर जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है वो ये वेल्थ मैनेजमेंट की सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। जिनके पास कम पैसे वो खुद ही अपना मैनेज कर लेते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं तो उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं कि कौन कौन से प्रोडक्ट ऐसे मार्केट में अवेलेबल है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वेल्थ मैनेजर को वो हायर करते हैं। और वेल्थ मैनेजर जो हायर होता है उनसे बात करता है, उनसे सारी डिटेल लेता है, क्या उनका फाइनेंशियल स्टेटस है, मतलब उनके क्लाइंट का, उनकी ज़रूरतें क्या है, और उसके हिसाब से फिर उनको सॉल्यूशन बताता है कि इस गोल के लिए आपको ये वाला जो प्रोडक्ट है यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यानी जो हमारा क्लाइंट है उसके उसके लिए रेवेन्यू जनरेट करने का काम कौन करेगा, वेल्थ मैनेजर करेगा, उसको उस तरह से एडवाइस करके। ठीक है, तो सिंपल है। गोल सेटिंग एंड अकम्पलिशमेंट, गोल सेटिंग मतलब आपका एक गोल होना चाहिए, अकम्पलिश मतलब उसको पूरा करने के लिए, इसको पूरा करने के लिए कौन मदद करता है, आपका वेल्थ मैनेजर आपकी मदद करता है। ज़्यादातर जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं उन वो लोग वेल्थ मैनेजर की सर्विसेज लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, उनको मार्केट का पूरा आइडिया रहता है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना सही रहेगा। तो उनका जो सजेशन है वो ज़्यादा बेटर वे में जो है काम करता है। नेक्स्ट आपका हेडिंग आता है प्राइवेट बैंकिंग। प्राइवेट बैंकिंग क्या है कि इसमें जो बैंकिंग सर्विसेज या फिर इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग सर्विसेज या टैक्स मैनेजमेंट की, कहाँ पे इन्वेस्ट करें कि टैक्स सेविंग हो जाए, या और फाइनेंशियल सर्विसेज जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल उनको दी जाती है। तो उसमें कौन कौन सी सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्ट करके टैक्स से बेनिफिट मिलेगा, या और कोई फाइनेंशियल सर्विसेज अगर आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को देंगे तो उसको बोला जाता है प्राइवेट बैंकिंग। अनलाइक मास मार्केट रिटेल, जनरली रिटेल बैंकिंग में क्या होता है कि सभी के लिए होता है, लेकिन अगर हम बात करें प्राइवेट बैंकिंग तो ये ज़्यादा पर्सनलाइज अप्रोच होता है। पर्सनलाइज अप्रोच मतलब पर्सन टू पर्सन, क्लाइंट टू क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर्विसेज वेरी करती है। तो वही होता है हमारा प्राइवेट बैंकिंग। और इसमें ये लाइन लिखी कि जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं उनके पास ज़्यादा पैसा रहता है और वो चाहते हैं कि उनके बैंकिंग की सर्विसेज, उनकी रिक्वायरमेंट को कोई समझे
और उनको वेल्थ को इंक्रीज करने में मदद करे। तो प्राइवेट बैंकिंग में ऐसा ही होता है, उनके जो क्लाइंट है उनकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उनको अलग अलग चीज़ों में एडवाइस किया जाता है कि कौन सा ऑप्शन उनके लिए बेस्ट इसमें रहेगा। प्राइवेट बैंकिंग के भी बैंकिंग का पार्ट होता है जिसमें कस्टमाइज फाइनेंशियल सॉल्यूशन दिया जाता है। जैसे रिटेल जो प्रोडक्ट है, होम लोन, कार लोन, जो भी प्रोडक्ट है तो सबके लिए है। बट जो प्राइवेट बैंकिंग है उसमें कस्टमर टू कस्टमर जो है कस्टमाइज फाइनेंशियल सॉल्यूशन दिया जाता है। और ज़्यादातर जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं या जिनकी इनकम क्लास हायर होती है, जो अच्छे खासा रिच होते हैं, तो उनको ये प्राइवेट बैंकिंग वाली सर्विसेज दी जाती है। ये भी टाइप की बैंकिंग ही होती है। और इसमें जो मेन एम होता है प्राइवेट बैंकिंग में वो यही होता है कि अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट जो है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट जो है प्रोडक्ट हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को अवेलेबल कराया जाए, ताकि हु कैन इन्वेस्ट, मतलब जो HNI है उनके पास अच्छा खासा पैसा, तो अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उनको अच्छा इन्वेस्टमेंट और अच्छा प्रोडक्ट बताना। तो ये सारा काम कौन करते हैं? वो फाइनेंशियल जो मैनेजर है, वेल्थ मैनेजर है, वो ये सब काम करते हैं। इसमें अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट होंगे, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग को लेके कोई प्रोडक्ट, या फिर कस्टमाइज फाइनेंशियल सॉल्यूशंस वाला प्रोडक्ट। तो इस तरह के जो है प्रोडक्ट इसमें अवेलेबल कराए जाते हैं। तो लास्ट में वही लाइन लिखी कि जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं तो वो स्पेशलाइज और डेडिकेटेड जो है रिलेशनशिप मैनेजर रखते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए, ताकि जो है उनको ये अच्छी सर्विसेज जो है उनके वेल्थ मैनेजमेंट को दी जा सके। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट आपका आता है बेनिफिट्स ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट, इसके क्या क्या फायदे हैं वेल्थ मैनेजमेंट के। तो ये फंक्शंस ऑन ए रिलेशनशिप बेस्ड अप्रोच। तो ये जो है रिलेशनशिप बेस्ड अप्रोच पे काम करता है। मतलब वो हमसे बात करते हैं, हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को समझते हैं, जस्ट लाइक अ फ्रेंड, मतलब फ्रेंड की तरह हमसे बात करेंगे और हमारी सारी इन्फॉर्मेशन को लेके हमें जो बेस्ट प्रोडक्ट होगा, बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो डिसीजन है उसमें हमारी मदद करते हैं। तो ये इस तरह से जो है वेल्थ मैनेजर इस रिलेशनशिप जो अप्रोच है उसको इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो है आइडियाज़ का एक्सचेंज हो सके, परसेप्शंस का, और जो है उस हिसाब से जो है फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज हमारे लिए बनाई जा सके। क्योंकि एज ए फ्रेंड अगर हमसे बात करेगा तो हम ज़्यादा फ्रैंक वे में उनको एग्जैक्ट अपनी सिचुएशन बता सकते हैं कि हाँ मेरे पास अभी इतना पैसा है, मेरे इतने लोन है, ठीक है, और फिर हम मेरे ये गोल्स है, फाइनेंशियल गोल्स, तो हम उससे ज़्यादा ईजी वे में अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर पाएंगे, परसेप्शंस को, और फिर जो है हमारे को एक अच्छी स्ट्रेटेजी इसमें बताई जाएगी। और बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल में पहला तो एक ये हो गया कि फंक्शन एज रिलेशनशिप बेस्ड अप्रोच। दूसरा इसमें हो गया क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल प्लान। तो फाइनेंशियल प्लान में आपका क्या आ जाएगा? तो जो वेल्थ मैनेजर्स होते हैं वो उनके अंदर पूरी स्किल्स रहती है, मतलब वो स्पेशलिस्ट होते हैं तो उनको स्किल्स रहती है, ताकि वो हमारे जो मतलब जो क्लाइंट है उनकी रिक्वायरमेंट को समझ सके, उनके फाइनेंशियल गोल को समझ सके। आपका गोल है, मान लीजिए आपको 1 साल में कार लेनी है, ठीक है, या आपका कोई गोल है कि आपको एक अच्छा खासा घर लेना है, तो जो भी आपका फाइनेंशियल गोल है उसके लिए आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा। तो वही प्लान बनाने का काम हमारा जो है वेल्थ मैनेजर करके देते हैं। तो हमारे लिए वो अच्छा खासा फाइनेंशियल प्लान बनाता है जिससे हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। पहला इसका ये फायदा। दूसरा है एलिमिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस। तो अभी क्या, हमें ज़्यादा मार्केट का नॉलेज नहीं है, तो हमें बहुत ज़्यादा हमने गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया तो क्या होगा, हमारा पैसा डूबेगा, तो हमें अननेसेसरी फाइनेंशियल स्ट्रेस होगा। तो पर हमने वेल्थ मैनेजर को हायर किया तो वो सारा मार्केट को समझ के उसने हमें अच्छी एडवाइस दी है, तो हमें इस तरह का कोई इशू नहीं होगा। तो और हमें हमारे कौन से डिसीजन हमें प्रायोरिटी लेनी चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग भी हमें ये जो है एडवाइस कर देता है। तो इससे जो है हमारा फाइनेंशियल स्ट्रेस काफ़ी कम हो जाता है। तीसरा आता है पर्सनलाइज सर्विस। तो ये है पर्सन टू पर्सन सर्विसेज देता है, मतलब आपको क्लाइंट को समझ के उसके हिसाब से उसको सजेशन देता है कि हाँ आपके लिए ये प्रोडक्ट सही होगा। तो इसमें लिखा है कि इस कंसेप्ट पे काम करता है कि वन साइज फिट्स ऑल। नो, मतलब इस कंसेप्ट पे काम नहीं करता कि एक साइज सबको फिट आएगा, मतलब एक कपड़े सबको फिट आएंगे, नहीं। जैसे टेलर हमारे हिसाब से हमें कपड़ा सिल के देता है, तो सेम वेल्थ मैनेजर हमारी रिक्वायरमेंट को समझ के हमें प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये हमें पर्सनलाइज सर्विसेज देता है। तो इसके हिसाब से ये सारे हमारे जो है इसमें बेनिफिट हो गए। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो ये जो मैं इन्वेस्टमेंट को लेकर जो एडवाइस करता हूँ बहुत ही फ्लेक्सिबल है। ऐसा नहीं हमने उसने हमें बोला कि यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना इधर ही करना चाहिए, नहीं। वो हमारी सिचुएशन को समझता है, अपने क्लाइंट की सिचुएशन को समझता है, और उसके हिसाब से उसने जो भी हमें इन्वेस्टमेंट प्लान बताया तो उसको चेंज भी कर सकता है, हमारी बातों को भी वो सुनता है। ठीक है, तो वेल्थ मैनेजर क्या करता है, अपने क्लाइंट के बेटरमेंट और उसके फाइनेंशियल वेलबिंग के बारे में काम करता है, और इसलिए वो उसकी ज़रूरतें जो भी उसको अराइज होते हैं, जिसके हिसाब से हमारे क्लाइंट की ज़रूरतें होती है उस हिसाब से वो अपना फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट अप्रोच अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कराता है। और वो मार्केट की कंडीशंस को समझता है और मार्केट कैटेगरीज को समझता है, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो सजेशंस देता है। और थ्रू वेल्थ मैनेजर द एडवाइजर इन्वेस्ट देयर टाइम टू हेल्प द क्लाइंट्स टू प्ले। तो वो अपने क्लाइंट्स को समझता है, उसके क्या फाइनेंशियल अप डाउन है, उसकी रियल सिचुएशंस को समझता है, और उसके हिसाब से उसको प्रोडक्ट जो है अवेलेबल कराता है। और वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, मतलब उसने जो इन्वेस्टमेंट एडवाइस दिया है तो उसमें वो मॉडिफिकेशंस भी कर सकता है। ठीक है, हमारे क्लाइंट को सुन के समझ के और मॉडिफाई कर सकता है, उसको कोई नया आइडिया है, कोई नया परसेप्शन या मार्केट कंडीशन में कुछ चेंज है, तो उसने जो भी हमें इन्वेस्टमेंट एडवाइस किया है तो उसमें वो उसमें फ्लेक्सिबल रहता है, उसको चेंज भी हमें करके देता है जैसा हमारा रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से।
ठीक है। उसके बाद लास्ट आपका हेडिंग है इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट। ठीक है, ये लास्ट हेडिंग है। इसमें इससे पहले भी हमने बहुत इसके फायदे देखे वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में, क्या क्या इसके फायदे हैं। तो बोल रहा है कि हर किसी के लाइफ में गोल होते हैं और हर कोई चाहता है कि फाइनेंशियली जो है स्टेबल रहे। तो उसके लिए जो है मतलब ये लॉन्ग जर्नी, ऐसा नहीं है कि एक बार में ही आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे। इसके लिए आपको पेशेंस, रिजर्वेशन और लॉट ऑफ डिसिप्लिन और इन्वेस्टमेंट, वाइज इन्वेस्टमेंट, मतलब कई तरीके की इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी चीज़ें इसमें करनी होती है। और बोला है कि ज़्यादातर लोग अपना जो खर्चा है वो एक अच्छा खासा कॉर्पस, अच्छे खासे पैसे को जमा करने के लिए करते हैं, बट इतना ही सफिशिएंट नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी, ताकि आपने जो पैसा सेविंग, मतलब जैसे मान लीजिए आप हर महीने पैसा सिर्फ एफडी में कर रहे हैं कि अच्छा खासा पैसा जमा होगा, जब हम रिटायर होंगे तो उससे हम अपना खर्चा चलाएंगे, बट वो काम नहीं करेगा, क्योंकि जब आप रिटायर होंगे तो जो एफडी का पैसे का वैल्यू बहुत कम होगा। तो आपको मार्केट के हिसाब से, जैसे शेयर्स में आपने इन्वेस्ट किया, म्यूचुअल में इन्वेस्ट किया, तो बैलेंस में वो सारा काम करके चलना पड़ेगा। तो हमें इसका इतना आइडिया नहीं रहता, बट वेल्थ मैनेजर हमारे रिक्वायरमेंट को समझ के हमें बताते हैं कि किस किस जगह पे हमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। और प्रॉपर एक फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी जो है इसमें काम करती है, ताकि हम अपने गोल्स को जो है अचीव कर सकें। और जब तक हम अपने वेल्थ को अच्छे से मैनेज नहीं करेंगे, तब तक हम मतलब हमारे जो वर्ल्ड है वो ट्रबल का वर्ल्ड रहेगा। मतलब हम गलत तरह से पैसे को मैनेज करेंगे या गलत जगह पे पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, तो अननेसेसरी आपके लिए स्ट्रेस क्रिएट करेगा। तो जो वेल्थ मैनेजर है प्लेज ए मेजर रोल इन हैंडलिंग फाइनेंशियल मैटर्स। तो हमारे फाइनेंशियल मैटर को समझने में और हमें सजेशन देने में जो वेल्थ मैनेजर का अच्छा खासा रोल रहता है। और बहुत से लोग चाहते हैं कि उसके पैसे को अच्छी जगह पे जमा किया जाए, ताकि वो ग्रो करे और आपके जो लव्ड वन हो उस पैसे को इस्तेमाल कर सके। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको सिर्फ पैसा सेव करना ही सफिशिएंट नहीं है, आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि कैसे पैसे को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और वेल्थ मैनेजमेंट पर्सन को समझता है और कहाँ पे उसके पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, वो सब एडवाइस करता है। तो सेम चीज़ें ही हमारे फायदे की, जो बातें हमने देखी वही सब इसमें लिखा है। विदाउट वेल्थ मैनेजर एंड प्रॉपर फाइनेंशियल, आपने कोई वेल्थ मैनेजर की सर्विसेज नहीं ली या प्रॉपर फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी आपकी नहीं है, मतलब आपने अच्छे से स्ट्रेटेजीज नहीं बनाई, तो आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा आपके जो एक्चुअल गोल्स है उसको अचीव कर पाने में। ठीक है, कोई भी जो गोल होता है, जैसे कोई भी आपने गोल बनाया, तो उसको अचीव करने के लिए प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान होता है। हमारे प्लान को हम अच्छे से नहीं समझते, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि कौन सी जगह पे इन्वेस्ट करना सही है। अगर शेयर्स है तो कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, पर जो वेल्थ मैनेजर है वो उसको समझता है, तो इसलिए वो हमें ज़्यादा बेटर वे में हेल्प करता है। हेल्प इन बिल्डिंग द स्ट्रेंथ एंड टू आइडेंटिफाई द ऑब्स्टेकल्स। तो वो स्ट्रेंथ बिल्ड करने में और हमारे जो ऑब्स्टेकल्स है उसको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन मेकिंग द स्ट्रेटेजी दैट इंश्योर दैट अचीवमेंट। तो वो हमारे को ऐसे स्ट्रेटेजीज बताता है जिससे हमारे जो फाइनेंशियल गोल्स ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो पाते हैं। इसके साथ आपका लेटर सम अप आ गया। शॉर्ट में इसको रिवाइज करते हैं। इसके फायदे तो हमने यहाँ पे देखे। फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट अप्रोच में देखा कि जो हमें एडवाइस कर रहा है वेल्थ मैनेजमेंट, ऐसा नहीं उसने बोला कि अभी मैंने ऐसा वाला एडवाइस किया आपको उधर ही करना पड़ेगा, नहीं, वो हमारी रिक्वायरमेंट को समझता है, मार्केट की कंडीशन को भी समझता है। तो हमारे जो क्लाइंट है उसको बेटर बेनिफिट मिले, तो वो अपनी जो उसने हमें एडवाइस दी है तो उसको चेंज भी करता है, वो काफी फ्लेक्सिबल वे में काम करता है। बेनिफिट्स की बात की थी, तो क्या क्या बेनिफिट्स है, ये रिलेशनशिप बेस्ड अप्रोच, मतलब हमारे को एज ए फ्रेंड वो बातें करता है, ताकि हम अपने आइडियाज को बेटर वे में एक्सचेंज कर सके। मतलब ये रिलेशनशिप बेस्ड अप्रोच अपनाता है, मतलब हमें बातें करना ताकि हम अपनी रियलिटी कि हाँ हमारे को उतने, मेरा यही एग्जैक्ट पर्पस है, यहाँ मेरे लॉसेज है, यहाँ मेरे को फायदे हो रहे हैं, तो एग्जैक्ट क्लियर पिक्चर वो हमें बताएगा। तो रिलेशनशिप बेस्ड अप्रोच में जो है हमें सर्विसेज देता है। दूसरा, क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल प्लान, ये प्रॉपर हमें एक प्लान बताता है कि किस तरह से आप अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर पाओगे। एलिमिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस, आपने वेल्थ मैनेजर की सर्विसेज ली तो अब आपको खुद से टेंशन नहीं लेना, सारा जो काम है, ये जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है, वो सारा काम आप अपने वेल्थ मैनेजर पे छोड़ दीजिए, वो आपके लिए एक अच्छी एडवाइस आपको लेके देगा। पर्सनलाइज सर्विस, ऐसा नहीं है कि एक साइज सबको फिट करेगा, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट को सुन के आपको ऑफर करता है कि हाँ ये वाला प्रोडक्ट या ये वाली सर्विसेज पे आप इन्वेस्ट कीजिए। तो ये पर्सनलाइज अप्रोच है। तो ये सारे इसके फायदे हैं। फिर प्राइवेट बैंकिंग हमने देखा था कि जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं उनको बैंकिंग सर्विसेज दी जाती है, टैक्स को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके, तो वो होता है हमारा प्राइवेट बैंकिंग। और प्राइवेट बैंकिंग भी एक टाइप का बैंकिंग है, लेकिन इसमें कस्टमाइज, मतलब हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें फाइनेंशियल प्रोडक्ट दिए जाते हैं। जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं तो उनको ये प्राइवेट बैंकिंग वाली सर्विसेज दी जाती है। इससे पहले हमारा था कि गोल सेटिंग एंड अकम्पलिशमेंट, इसमें आपके क्या गोल्स हैं उनको सेट करना कि हाँ ये गोल्स है उसको पूरा करना है, तो उसके बारे में जो है वेल्थ मैनेजर में मदद करेगा कि कैसे कैसे इन गोल को आपको अचीव करना है। वेल्थ मैनेजमेंट असेसमेंट में क्या था, आपके असेट्स लाइबिलिटीज यानी आपकी बैलेंस शीट को, आपकी कैश फ्लो को, कैश इनफ्लो आउटफ्लो, और आपके इनकम को, इनकम और रेवेन्यू को स्टडी किया जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, जैसे किसी पर्सन का सैलरी 30,000, तो उसमें से वो 20% खर्चा कर रहा है, सॉरी बचा रहा है, और 80% खर्चा कर रहा है, तो ये टाइप का फाइनेंशियल वेल्थ मैनेजमेंट असेसमेंट हो गया। ऐसी पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग, ये भी एक टाइप का वेल्थ प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट होता है। अभी प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट क्या है कि ये प्राइवेट एज ए इंडिविजुअल के लिए वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज दी जाती है, और ये किसी कॉर्पोरेट ट्रस्ट या ग्रुप उन सब के लिए नहीं है, ये इंडिविजुअल्स के लिए जो है वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज दी जाती है। पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग जो हम पढ़ रहे थे वो भी एक टाइप का प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज ही होता है। और इसमें जो भी पर्सन रहेगा इंडिविजुअल्स, उसकी फाइनेंशियल
गोल्स को अचीव करने के लिए उसको प्लान बताया जाएगा कि इस तरह से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये भी हो गया। फिर विल राइटिंग हमने पहले ही देख लिया था कि हम अपने जो लव्ड वन है हम चाहते हैं कि हमारे बाद जो है मेरी प्रॉपर्टी किसके नाम हो, कौन उसको इस्तेमाल करे, तो उसके लिए आपको विल राइटिंग ये सब इसमें करना चाहिए। असेट ऑप्टिमाइजेशन भी हमने देखा था कि जो हमारे असेट्स हैं उसको बेटर वे में ऑप्टिमाइज करना, बेटर हमें बेनिफिट मिल सके। जैसे हमने एसबी और एफडी में देखा था 1 लाख यहाँ भी लगे 1 लाख यहाँ भी लगे, पर एफडी में हमें अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो हम बेटर वे में अपने इस असेट्स को अपना जो पैसा है 1 लाख उसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, तो इसमें हमारी वेल्थ मैनेजर मदद करता है। ठीक है, चलिए ये सारा कुछ हमने रिवाइज भी कर लिया है। अब उसके 2-3 क्वेश्चन आंसर उसको भी हम डिस्कस करते हैं। इसमें 4 क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, लेटर सम अप हमारा आ गया था। पहला क्वेश्चन बोला है कि अ प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वेल्थ मैनेजर, किस किस टाइप की सर्विसेज आपको वेल्थ मैनेजर देता है। इन्वेस्टमेंट को लेके कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, टैक्स को लेके कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, टैक्स आपको कम देना पड़ेगा, और रिटायरमेंट प्लानिंग, ये तीनों में मदद करता है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, एज पर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स 1961, 1961 इनकम टैक्स एक्ट के तहत एनी टर्म बेनिफिट अराइज, आपने कोई प्रॉपर्टी या कुछ भी असेस लिया और आपको अच्छा खासा बड़ा कैपिटल गेन हुआ, ठीक है, कैपिटल गेन हुआ, वुड बी एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्स अंडर 54 ईसी। तो इस एक्ट के तहत 54 ईसी में लिखा है कि आपको जो अच्छा खासा गेन हुआ उसमें आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा इफ द इंटायर कैपिटल गेन, मान लीजिए 50 लाख आपको गेन हुआ है कहीं पे, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी बेच के कुछ अच्छा खासा कैपिटल गेन हुआ है, तो अगर इस 50 लाख को अगर आप 6 महीने के अंदर विद इन 6 मंथ, आंसर 6 महीने के अंदर अगर किसी और जगह पे प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं किसी बॉन्ड में, इलिजिबल बॉन्ड मतलब वो जो बॉन्ड जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, तो उस बॉन्ड में अगर आप इस 50 लाख को इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो उसमें टेन्योर कितना है, वो है 6 मंथ, विद इन 6 मंथ कैपिटल गेन हुआ तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको उसको पैसे को एक एलिजिबल जो बॉन्ड है जहां पे आपको टैक्स सेविंग ऑप्शन मिलता है, तो वहां अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो टेन्योर क्या है, 6 मंथ है। तीसरा, परपेचुअल बॉन्ड इज अ फाइनेंशियल, परपेचुअल का मतलब होता है अनंत, जो चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं, ठीक, अनंत, लगातार। तो एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है विद नो मैच्योरिटी, तो ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसका कोई मैच्योरिटी डेट नहीं है, या बोल दीजिए अनलिमिटेड मैच्योरिटी, तो उनको बोला जाता है परपेचुअल बॉन्ड। 3 साल 5 साल ये सब टर्म बॉन्ड होगा जिसका स्पेसिफिक टेन्योर है। परपेचुअल का कोई टाइम टेन्योर नहीं होता, इसका कोई मैच्योरिटी डेट नहीं है, अनलिमिटेड टाइम है, तो होगा हमारा परपेचुअल बॉन्ड। लास्ट और चौथा क्वेश्चन, आउट ऑफ फॉलोइंग विच टाइप ऑफ असेट मैनेजमेंट इज नॉट फॉलोड बाय वेल्थ मैनेजर, तो बोल रहा है कि वेल्थ मैनेजर कौन से असेट मैनेजमेंट को नहीं यूज करता। तो हमने देखा था ना, असेट एलोकेशन था, कंसंट्रेशन उसमें नहीं था, डाइवर्सिफाइड था, टैक्टिकल, ये तीनों हमने देखे थे, लेकिन कंसंट्रेशन मैनेजमेंट ऐसा कुछ भी नहीं था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी, कंसंट्रेशन मैनेजमेंट। ये हम ऑलरेडी देख चुके, 3 टाइप के असेट मैनेजमेंट, तो उसमें ये था आपका, ठीक है, असेट एलोकेशन एक था, डाइवर्सिफाइड था और टैक्टिकल था, पर ये कंसंट्रेटेड उसमें नहीं था, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा विच इज नॉट, तो बी इसमें आंसर हो जाएगा। इसके साथ ये वाला चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इसे थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।